तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीज़ा गाइड की वीडियो में। और दोस्तों मैं पिछले कुछ दिनों से हूं जापान में, तो आज मैं फ्री था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक वीज़ा गाइड वीडियो बनाई जाए जापान की, ताकि आप लोग भी जापान का वीज़ा अप्लाई कर सकें और आ सकें इस अमेजिंग कंट्री में और देख सकें यहाँ का कल्चर, यहाँ का नेचर और यहाँ की वाइब्रेंट नाइट लाइफ। तो दोस्तों फ़िलहाल अभी मैं हूँ ओसाका के एक बहुत ही पास, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी जगह नारा में। और इसके लिए मैंने जो ब्लॉग है वो ऑलरेडी बना दिया है, आने वाले दिनों में आपको वो मिल जाएगा। बट एनीवेज़, इस जो आज की वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको दूंगा जापान का जो टूरिस्ट वीज़ा है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, ट्रिक्स, कैसे आपको वीज़ा मिल सकता है। तो इन शॉर्ट में अभी आपको बताऊं तो जापान अभी बहुत जो सक्सेस रेट है वीज़ा का बहुत अच्छा चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये परफेक्ट टाइम है जापान का वीज़ा अप्लाई करने में और जापान का वीज़ा लेके जापान एक्सप्लोर करने में। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये 2 से 3 पार्ट में मैं डिवाइड करके बनाऊंगा। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो मैं आपको बता दूं इस वीडियो की कि जो फ़ीस होती है जापान वीज़ा और जापान वीज़ा आपको कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों जो अगर आप जापान वीज़ा या जापान आने का प्लान कर रहे हैं तो जापान वीज़ा आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते जापान एम्बेसी में, आपको थर्ड पार्टी कंपनीज़ को हायर करना पड़ता है। तो जो मैंने अपना वीज़ा लिया था, मैंने लिया था VFS के थ्रू। तो आपको भी मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप VFS में ही डायरेक्ट जाइए और वीज़ा अप्लाई कीजिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वीज़ा अप्लाई कैसे करना है और वीज़ा की फ़ीस क्या होती है। तो सबसे पहले करते हैं वीज़ा फ़ीस की बात। तो जो जापान का 2 टाइप के वीज़े होते हैं टूरिस्ट, एक होता है मल्टीपल और एक होता है सिंगल एंट्री। दोनों की फ़ीस 500 होती है, 500 INR, मतलब 500 रुपये में जापान वीज़ा देता है और वो भी रिफ़ंडेबल होती है। इसके अलावा जो VFS है उनके सर्विस चार्ज होते हैं जो कि हैं 800, और जो कि जापान एम्बेसी ने भी ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे कि आपको जो हमने एजेंट्स हायर किए हैं उनको आपको सर्विस चार्ज भी पे करना पड़ सकता है। तो 500 रुपये होती है जापान वीज़ा की फ़ीस, 800 रुपये होते हैं VFS के अपने सर्विस चार्ज। और इसके अलावा अगर आप जो अपॉइंटमेंट सेंटर है VFS का उससे दूर रहते हैं तो आप ले सकते हैं कोरियर सर्विस, जिसका चार्ज रहता है 550। तो ये जस्ट 3 फ़ीस होती हैं। अगर आपको कोरियर नहीं लेना, आपके घर के पास ही सेंटर है VFS का, तो आप वो 550 रुपये बचा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ये 3 चीज़ देनी होती है। मतलब बहुत सस्ता वीज़ा है यार जापान का, मतलब। और जो कंट्री की वैल्यू और कंट्री के जो वीज़ा की वैल्यू है उसकी हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनाता है। तो कई लोग हैं जो जापान विज़िट करना चाहते हैं अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो उनके लिए ये बेस्ट जगह है विज़िट करने की। तो गाइज़ 500 रुपये जापान वीज़ा, 800 रुपये की सर्विस चार्ज VFS का और 550 रुपये का कोरियर चार्ज। ये आपको DD बनाना होता है। जैसे मैंने जो चंडीगढ़ में अप्लाई किया था तो चंडीगढ़ में DD बनाना होता है अपने बैंक में जाके, और अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में आप डायरेक्ट जाके कैश पे कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस VFS सेंटर से अप्लाई कर रहे हैं। तो बेटर रहेगा अपना VFS का कॉल सेंटर नंबर निकाल लो और वो आपको पूरी हेल्प कर देंगे कि आपका सेंटर नियर बाय कौन सा है और वहाँ पर फ़ीस जो कैश होगी या DD के थ्रू होगी। तो मैंने तो DD बनाया था बिकॉज चंडीगढ़ में कैश एक्सेप्ट नहीं होता है। तो ठीक है गाइस, ये आपका हो जाएगा जो फ़ीस है। और वो उसके बाद आपको अपने नियर बाय सेंटर पे जाना है। और अब बात आती है अपॉइंटमेंट लेनी है या बिना अपॉइंटमेंट के जाना है। तो गाइस फ़िलहाल जो जापान का वीज़ा है वो विदाउट अपॉइंटमेंट मिल रहा है, मतलब आपको कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं लेनी है VFS में। जो मैं भी आपको आने वाले टाइम पे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा वो डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं और पहुंच जाना है अपने सेंटर पे। वहां पर टोकन लेना है और 10-15 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा। वो वहां पर आपके एक बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। आई मीन वेरीफाई मीन्स वो चेक करेंगे कि सब कुछ ओके है या नहीं है, और आपको डॉक्यूमेंट लेके एक स्लिप दे के वहाँ से भेज देंगे। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट कि आपको ना ही कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत है और ना ही कुछ और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे रीजन में, ये पूरे VFS में जो जापान का वीज़ा जो अप्लाई हो रहा है वो विदाउट अपॉइंटमेंट हो रहा है। तो विदाउट एनी टेंशन है, आप डायरेक्ट VFS सेंटर जाइए और अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दीजिए। तो ठीक है गाइज़, ये तो हो गई अपॉइंटमेंट और वीज़ा फ़ीस की बात। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं अगर आप जापान का वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो भाई जापान में जब आप लोग आओगे तो आपको स्टारबक्स ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाएगा। इट डजेंट मैटर आप किसी गांव में हो या किसी शहर में हो जापान के, स्टारबक्स आपको हर जगह मिलेगा। और ये वाला तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, ये देखिए। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन देते हैं वीज़ा के बारे में।
तो गाइज़ अपॉइंटमेंट और वीज़ा फ़ीस का तो हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए होती है जापान टूरिस्ट वीज़ा के लिए। तो गाइज़ मैं जो इस वीडियो में 2 टाइप की जो रिक्वायरमेंट है वीज़ा की डॉक्यूमेंट्स की, उसके बारे में आपको बोलूँगा। एक है जिसमें अगर आप बिज़नेस ऑनर हैं और दूसरा अगर आप सैलरीड पर्सन हैं। तो इसके अलावा अगर आपकी कोई और कैटेगरी है तो आप उसके लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं मैं एक बार लिस्ट निकाल लेता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो सबसे पहले चाहिए होता है आपको एक वैलिड पासपोर्ट जिसमें आपके एटलीस्ट 2 ब्लैंक पेपर हो और इसके अलावा 6 महीने की वैलिडिटी ख़त्म बची हो एक्सपायर होने में पासपोर्ट को। और उसके बाद चाहिए होते हैं उसी पासपोर्ट की फ्रंट और लास्ट की जो जिसमें आपकी डिटेल्स होती हैं उसकी फ़ोटोस्टेट कॉपी, कलर ब्लैक एंड वाइट, जो भी आपकी मर्ज़ी है आप कुछ भी रख सकते हो। और तीसरा चाहिए होता है जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है उसे आप मैनुअली अपने पेन से भरा हो या ऑनलाइन आप अपने लैपटॉप या अपने पीसी पे भर के उसका प्रिंट निकाल के वो कर सकते हैं, निकाल के अपने पास रख सकते हैं। और इसके अलावा जो उसका जो लास्ट पेज है जो आपके वीज़ा फॉर्म में मतलब 2 पेजों का होता है और जो लास्ट पेज है उसमें सिग्नेचर होते हैं, वो आपको करना ज़रूरी होते हैं। सिर्फ एक जगह सिग्नेचर होते हैं। और इसमें भी एक ट्रिक कन्फ्यूज़न है लोगों को, मतलब कोई भी ये वीडियो में नहीं बताता अबाउट दैट सिग्नेचर, पर जो सिग्नेचर है वो आपके सेम होने चाहिए। प्लीज़ आप होने चाहिए पासपोर्ट के हिसाब से, आप जो आपके पासपोर्ट है उसके जैसे सेम होने चाहिए। जो आपके पासपोर्ट में सिग्नेचर है वैसे सेम सिग्नेचर आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट पेज पे करने हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बिकॉज इस चीज़ के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। वहाँ पर जब मैं था तो 2 लोगों के वो किसी और के फॉर्म लेके आए हुए थे भरने के लिए और वो साइन उन्होंने अपने रैंडम साइन किए हुए थे, तो वो उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई थी। तो ये हो गया फॉर्म का। और जो फॉर्म है वो आपको VFS की साइट पे भी मिल जाएगा, बाकी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। बाकी आपको लिंक तो शो हो ही रहा होगा कि वो आपको फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है। और जब भी वो आप डाउनलोड करेंगे तो ध्यान रखिएगा लेटेस्ट, जैसे अब 2025 चल रहा है तो 2025 वाला ही डाउनलोड करिए। ठीक है जी, तो ये हो गया अब आपकी एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन के बाद आ जाती है बात कवर लेटर की। तो जो कवर लेटर है, कवर लेटर क्या होता है? कवर लेटर में आपको एक्सप्लेन करना होता है उन्हें कि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हो और आप वहाँ घूमने के पर्पज़ से जा रहे हो और आप वापस आ जाओगे। इसके अलावा आप क्या करते हो, मतलब आपका प्रोफेशन क्या है और आपने जो उस फाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगाई है वो भी आप मेंशन कर सकते हो कि हमने आपको जापान की फ़ाइल दी है, इसमें हमारी ये डॉक्यूमेंट मेंशन है। तो ये हो गया कवर लेटर। इसके अलावा चाहिए होती है एक फ़ोटोग्राफ और जो उसका साइज़ होता है वो आपको वीडियो पे अभी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है गाइस मैं नीचे भी मेंशन कर दूँगा, तो कोई वरी नहीं है, आप वहाँ पर भी पढ़ सकते हो आराम से इसे। तो फ़ोटोग्राफ हो गई। अब आ जाती है फ़्लाइट टिकट्स की बारी। तो अगर आप जापान जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको फ़्लाइट भी चाहिए होगी, तो आपको फ़्लाइट टिकट लगानी है। और बाकी मेरे केस में मैंने डमी टिकट लगाई थी, आप भी डमी टिकट लगा सकते हो। और वैसे जापान ने ऐसे कुछ मेंशन नहीं किया कि आपको ओरिजिनल चाहिए, डमी चाहिए, तो इसलिए सेफ़ साइड रहिए और डमी टिकट करके लगा दीजिए। जो भी टेंटेटिव डेट है आपकी कि आप इस डेट पर ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं उसकी एक डमी टिकट करा लीजिए और करवा दीजिए, उसमें अटैच कर दीजिए। इसके बाद आ जाती है बारी, इसके बाद आती है बारी प्रोफेशन नहीं, इसके बाद आती है बारी ITR की। तो एज़ पर VFS जो वो ITR मांगते हैं, वो 2 ITR मांगते हैं आपकी, जो करंट ईयर और लास्ट ईयर की। तो 2 ITR आपको लगानी है और बाकी जो इसकी ट्रिक है वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगा, तो आप वीडियो पूरी देखिएगा। तो ITR के बाद आ जाते हैं प्रोफेशन की बारी। तो गाइस यहाँ पर अब मैं प्रोफेशन डिवाइड करता हूँ। मेरा बिजनेस है और अगर आपका भी बिजनेस है तो आपको उसमें GST अपनी GST जो सर्टिफिकेट है वो लगाना है और कुछ भी नहीं लगाना। ठीक है गाइस, तो आपको उसमें GST का सर्टिफिकेट लगाना है। और हालांकि VFS की साइट में उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं लगाना, आप ITR लगाइए और छोड़ दीजिए। बट स्टिल मैं आपको बोलूँगा आप GST लगा दीजिए, अपनी प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग कीजिए, बिकॉज मैंने भी अपना GST रजिस्ट्रेशन लगा दिया था। ये हो गई बिजनेसमैन की। और अब आ जाती हैं जो सैलरीड होते हैं। सैलरीड बंदे को अपना मेरे हिसाब से जो तो कवर लेटर है उसमें मेंशन कर देना चाहिए कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ या प्राइवेट हूँ। और अगर आप प्राइवेट हो तो अपनी 3 महीने की सैलरी स्लिप लगा दीजिए, और गवर्नमेंट है तब भी आप अपनी 3 महीने की सैलरी स्लिप लगा दीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, VFS ने ऐसी कोई भी चीज़ की डिमांड नहीं करता है, ना ही उन्होंने मेंशन किया हुआ है, बट आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये आपको हेल्प करेगा। क्योंकि जब आप VFS में ये सब लेके जाओगे तो वो मना नहीं करेंगे आपको, वो ले लेंगे, तो इट मीन्स वो ज़रूरी होती है। तो अगर आप सैलरीड है तो 3 महीने की
सैलरी स्लिप, और अगर आप बिजनेस ऑनर हैं तो GST का सर्टिफिकेट। तो आपको ये 2 चीज़ें लगा देनी है। तो गाइस इसके अलावा तो जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यही होते हैं। हाँ, अगर आप मैरिड हो, मतलब आप कपल जा रहे हो, मैरिड कपल जा रहे हो, तो ध्यान रखिएगा अपना मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूर लगाइएगा, अदरवाइज़ आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो डिले हो जाएगी, क्योंकि 4-5 दिनों बाद वो आपको मेल करेंगे या 10 दिनों बाद मेल करेंगे कि हमें आपका सर्टिफिकेट भी चाहिए, क्योंकि वो कंपलसरी होता है अगर आप अपनी वाइफ के साथ ही जा रहे हैं या अपने हस्बैंड के साथ ही जा रहे हैं, तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है। तो ये हो गए सारे डॉक्यूमेंटेशन गाइस। तो बाकी इस वीडियो के एंड में मैं आपको 1-2 ट्रिक्स भी बता दूंगा कि क्या होता है, कैसे आपको बेनिफिट हो सकता है ईज़िली वीज़ा लेने का, और उन ट्रिक्स का। तो गाइस इसके अलावा एक और चीज़ होती है जो कि होती है आपकी ट्रैवल आइटनरी, कि आप जापान में कितने दिन रुकने वाले हैं और क्या क्या देखने वाले हैं। तो उसकी भी एक ट्रिक होती है, आपको कैसे वो बनानी है वो भी मैं इस वीडियो के एंड में बता दूँगा। और ये जो आइटनरी आप जब बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा, जो जिस डेट से डेट तक की आपने फ़्लाइट बुक करी है उसी डेट के हिसाब से बनाइएगा। जैसे कि आपने 10 दिनों का फ़्लाइट बुक करी है तो आइटनरी भी 10 दिनों की ही बनाइएगा। तो दोस्तों ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके आपको चले जाना है अपने नियरेस्ट VFS सेंटर। आप चाहे दिल्ली में हो, चंडीगढ़ में हो या साउथ इंडिया में हो, आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाना है VFS सेंटर। वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और आपकी फ़ाइल एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्रोसेसिंग टाइम है वो क्या चल रहा है अभी जापान का। तो मैंने जो वीज़ा है वो दिसंबर एंड में अप्लाई किया था, और जो मेरा वीज़ा है वो बिकॉज दिसंबर में थोड़ा रश था शायद, बिकॉज मेरा वीज़ा 24वें दिन मेरे पास पहुंचा था, क्योंकि मैंने कोरियर सर्विस ली थी। तो 24वें दिन कोरियर वाला जो बंदा था वो मुझे हैंड ओवर कर गया था। तो वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो लगभग 20 से 25 दिन का ही लेके चलिएगा गाइज़। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे या VFS की वेबसाइट पे जाएंगे या जापान एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएंगे, उन्होंने सबने मेंशन किया 7 वर्किंग डेज़, बट ट्रस्ट मी बहुत रेयर केस है जिसका 7 दिनों में वीज़ा आ रहा है। सबका मेरे मतलब उस टाइम मैंने कई लोगों से बात करी, और कई जो VFS वाले थे उन्होंने भी मुझे बताया कि 15 दिन तो मिनिमम चल रहे हैं और मैक्सिमम आप 1 महीना लगा सकते हैं। तो 7 दिन का वो आप हिसाब से मत चलिएगा, बिकॉज कुछ लोगों के ट्रैवल प्लान होते हैं बीच में किसी और कंट्री के, तो उस हिसाब से प्लान कीजिएगा अपना। मतलब कम से कम भी 1 महीना मेरे हिसाब से खुला 1 महीना मान के चल लीजिएगा कि 1 महीना आपके वीज़ा को लगेगा। और इसके अलावा कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोगों के कुछ डॉक्यूमेंटेशन की डिमांड कर देती है एम्बेसी। तो जैसे किसी केस में कुछ लोगों से वो उनके सेटिस्फाई नहीं होते उनके डॉक्यूमेंट से, तो उनसे बैंक स्टेटमेंट मांग लेते हैं, या आपके प्रोफेशन का कुछ ID प्रूफ का तौर पर कुछ फ़ोटो स्टेट मांग लेते हैं, या कोई भी आपका NOC मांग लेते हैं वर्किंग वाले लोग होते हैं उनकी। तो उस हिसाब से जब अगर वो मांगेंगे तो उसके बाद वो 10-15 दिन और लगाते हैं उसे प्रोसेस करने में। तो इसलिए हमेशा 1 महीने का आप अंदाज़ा लेके चलिएगा। तो गाइज़ ये तो हो गया प्रोसेसिंग टाइम, और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको वीज़ा कब अप्लाई करना है, मतलब कि क्या टाइम पीरियड होता है वीज़ा अप्लाई करने का। तो आपकी जो ट्रैवल डेट है वो जो आने वाले 90 दिन है उसके अंदर आ रही है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आज गैस कर लीजिए, अगर आज 1 जन है और आपकी ट्रैवल डेट 31 मार्च की है, तो आप आज वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो अपना 3 महीने के डेट से पहले आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि 6 महीने पहले या 7 महीने पहले, ऐसा नहीं होता है। 90 दिन का आपको टाइम चाहिए होता है। जो आपकी वीज़ा ट्रैवल डेट है उससे 90 दिन पहले आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज़ ये सब तो हो गया प्रोसेसिंग टाइम, फ़ीस, अपॉइंटमेंट और जो पीरियड ऑफ अप्लाई का होता है उसके बारे में बात। अब मैं आपको बताता हूँ जो मेन पार्ट है इस वीडियो का, ट्रिक्स एंड टिप्स अगर आप जापान वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो गाइज़ पहली बात तो ये कि अभी सबसे परफेक्ट टाइम है जापान वीज़ा अप्लाई करने का, बिकॉज जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छी चल रही है। तो मैं तो आप सबको कहूँगा कि अगर आपकी बकेट लिस्ट में जापान है तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू अप्लाई जापान टूरिस्ट वीज़ा। अब इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं अगर आप जब भी अपना जापान वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उस पर आपको ध्यान रखना है। तो देखिए गाइस, जैसे कि आपको पता है जापान वाले बैंक स्टेटमेंट नहीं मांग रहे हैं, मतलब उन्हें आपके बैंक बैलेंस से कोई भी मतलब नहीं है, ना वो डिमांड कर रहे हैं। बट हाँ, अगर आपकी प्रोफाइल भी वीक उन्हें लग रही है तब वो माइट भी आपसे डिमांड कर सकते हैं आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की। बट कहीं भी रिटर्न में और किसी भी उस पे इनके ऑफिशियल पेज पे ऐसा मेंशन नहीं है कि हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना ही मेरी बैंक स्टेटमेंट लगी थी। तो इसलिए सबसे पहला फैक्टर होता है जापान वीज़ा के लिए आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। तो मैं कहूँगा अगर आप साउथ ईस्ट एशिया की 3-4 कंट्रियाँ घूमे हो मिनिमम, जैसे सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, कैम्बोडिया, अगर आप ये सब कंट्रियाँ घूमे हुए हो तो आप बिंदास अप्लाई कीजिए।
आई एम टेलिंग यू बहुत ईजिली आपका वीज़ा आ जाएगा। तो अगर आप फ्रेश पासपोर्ट है तो थोड़ा डाइसी हो जाता है, बट अगर आपकी कम से कम भी 3-4 कंट्रीज़ की स्टैंप है तो आपको बहुत ईजिली वीज़ा मिल जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा इसमें जो ट्रिक है उसकी ये है कि जब भी आप अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसका कवर लेटर आप बिल्कुल अच्छी तरह लिखिएगा। मतलब उसमें आप टेंशन ना लीजिए, जितना भर सकते हो उसके पन्ने भर देना और उसमें उन्हें एक्सप्लेन करना कि आप क्यों जापान जाना चाहते हैं और आपका मकसद क्या है। तो क्योंकि वो सबसे पहले आपका VFS वाले भी आपका कवर लेटर ही फिक्स करते हैं आपकी प्रोफाइल में। तो इससे पता चलता है कि जो वहाँ पर ऑफिसर बैठा है, वीज़ा ऑफिसर, वो सबसे पहले आपकी कवर लेटर पढ़ेगा कि आप अपने आप को कैसे उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हो और आपका जो मोटिव है उन्हें आप कैसे समझाने की कोशिश कर रहे हो। तो कवर लेटर आप बिल्कुल अच्छी तरह लिखिएगा, उस पर मेंशन कर दीजिएगा क्या पर्पस है। और अगर आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, वैसे मल्टीपल और सिंगल दोनों का प्रोसेस 100% सेम है, तो मैं तो कहूँगा आप मल्टीपल अप्लाई करना, क्योंकि मल्टीपल आ जाए 5 साल का जो ज़्यादा बेटर है और कोई भी फीस नहीं है और कोई भी अलग डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें एक मल्टीपल जो आप एंट्री वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो उसमें उन्हें एक कॉलम पे उन्हें मेंशन करना कि आपको मल्टीपल एंट्री क्यों चाहिए। सिर्फ ये फ़र्क है शॉर्ट और मल्टीपल वीज़े में कि आपको उसमें कवर लेटर में मल्टीपल एंट्री का रीज़न लिखना उन्हें कि आप क्यों प्लान कर रहे हैं मल्टीपल एंट्री का। तो ठीक है, और अगर आपको कवर लेटर चाहिए गाइस तो आप मुझे मैसेज या मुझे इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। कवर लेटर पे बहुत ही मिनिमम सा एक चार्ज होगा, उस चार्ज के अगेंस्ट मैं आपसे सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके पूछ के उसी हिसाब से आपके कवर लेटर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपको डमी टिकट चाहिए वो भी मैं रेडी कर दूंगा आपके लिए। ठीक है गाइस, तो इसके बाद आ जाती है आइटनरी की बारी। तो गाइस जो आइटनरी होती है ना, कुछ लोग क्या करते हैं Day 1 Day 2 Day 3 डाल के बस लिख देते हैं कि यहाँ जाऊँगा ये करूँगा वो करूँगा, दैट्स इट। और उस वजह से सबसे बैड इम्पैक्ट पड़ता है आपकी वीज़ा प्रोफाइल का। तो मैं आपको कहूँगा कि आपने जब अपनी आइटनरी बनानी है तो Day 1 उन्हें ज़्यादा नहीं, कम से कम 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन कीजिए कि Day 1 में आप क्या करेंगे, कहाँ घूमेंगे और कौन कौन सी जगह है, उन जगहों के नाम मेंशन कीजिए, किस टाइम पे आप प्लान कर रहे हो विज़िट करने का। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट डालता है आपकी प्रोफाइल में। तो इस चीज़ का भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो आपने आइटनरी देनी है उसे पूरा अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है डे वाइज। मतलब मिनिमम 2 या 3 लाइनें तो भरना ना यार, क्योंकि अब आप जा रहे हो तो आप रिसर्च भी तो कर ही रहे होंगे ना कि आपने जापान में क्या क्या देखना है, कहाँ जाना है। तो इसलिए तो ऐसे मत करना कि सिंगल Day 1 यहाँ जाऊँगा, Day 2 यहाँ जाऊँगा, नहीं, उन्हें एक्सप्लेन करना कि किस टाइम क्या करोगे, कैसे मतलब आप प्लान कर रहे हो अपने जापान का। तो उस चीज़ से भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी प्रोफाइल का। और जो सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया जापान बैंक स्टेटमेंट तो मांग नहीं रहा है और VFS के अकॉर्डिंग आपको 2 ITR चाहिए, 2 सालों की, इस साल और पिछले साल की, बट आप ITR डालना 3 साल की, मतलब इस जो करंट ईयर है और उसके पिछले 2 सालों की, क्योंकि 90% केसेस में जापान ITR मंगा रहा है और ITR के चक्कर में या तो वो बैंक स्टेटमेंट मंगा लेता है। तो इसलिए सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप पहले ही एडवांस में उन्हें 3 अपनी ITR लगा दीजिए, बिकॉज नॉर्मली लोगों की 3 ITR होती है, क्योंकि 18 साल से बाद ही बंदे प्लान करते हैं जापान जाने का। तो 18 साल से बंदे ITR भरना शुरू कर देते हैं। तो 21-22 साल के अगर आप हो तो आपके पास 3 ITR होगी, तो आप स्टार्टिंग में ही 3 ITR देना। तो उससे क्या होता है ना, वीज़ा ऑफिसर है वो थोड़ा आपकी प्रोफाइल का अच्छा इंपैक्ट पड़ता है उसको कि यार बंदे के पास सब कुछ ऑलरेडी मेंटेन्ड है और सब कुछ उसने हमें ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो एक बहुत पॉजिटिव चांस हो जाते हैं आपकी वीज़ा एक्सेप्ट होने में। मैंने भी 3 लगाई थी, मतलब VFS वालों ने 2 बोला था, बट स्टिल मेरे पास तो 5-6 सालों की पड़ी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी आप 3 ले लीजिए। और VFS को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, VFS ने 3 ली और मेरा वीज़ा आ गया सक्सेसफुली, जो भी था। तो ठीक है गाइज़, ये थी जापान वीज़ा की पूरी इन्फॉर्मेशन। बाकी इसके अलावा अगर आपको अपनी वीज़ा फ़ाइल रेडी करवानी है तो मैं आपको उस चीज़ में भी हेल्प कर सकता हूँ। आपको ऑब्वियसली थोड़े मिनिमम से चार्ज देने पड़ेंगे उसके लिए। मैं आपका कवर लेटर, आपकी डमी टिकट, आपकी आइटनरी सब रेडी कर दूँगा और आपको व्हाट्सएप पे ही आपसे डॉक्यूमेंट मंगवा के आपको व्हाट्सएप में ही वो PDF कर दूँगा। आप वो PDF निकाल के अपनी वीज़ा फ़ाइल ले जा सकते हैं VFS सेंटर। तो इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा ट्रैवल आइटनरीज़ में और जो बाकी डॉक्यूमेंटेशन है उसे रेडी करने में। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं ये वीडियो ख़त्म, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।